गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो में आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मीनिंग है और क्या आपके द्वारा कमाई गई इनकम एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी या नहीं आएगी। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटका की एक जजमेंट है जिसमें 21 इनकम्स को एनालाइज किया गया है कि वेदर दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और नॉट। So hence this video is important for everyone, for the professionals as well as the business persons who are going to take the registration in the GST. Hence please watch this video carefully. तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start with the meaning of the aggregate turnover. Then aggregate turnover means the aggregate value of all the taxable supplies excluding the value on inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि कोई इनवर्ड सप्लाईज है जिस पर आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई आउटवर्ड सप्लाईज है जिस पर टैक्स किसी और पर्सन ने पे किया है रिवर्स चार्ज बेसिस में, तो क्योंकि वो उसकी इनवर्ड सप्लाई है और वो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बन रही है एज पर दिस डेफिनेशन, वो आपकी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। यानी कि कोई भी टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्स किसी और ने भी पे किया हो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट यहाँ पर बनेगी। तो दोनों तरह की टैक्सेबल सप्लाई जिस पर टैक्स आपने पे किया है या फिर किसी सामने वाली पार्टी ने पे किया है वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। इंक्लूडिंग द एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज अगर आपने की है तो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में नील रेटेड और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज दोनों तरीके की सप्लाईज इंक्लूड होती है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर आपने एक्सपोर्ट की सर्विसेज की हैं तो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। और बोथ एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन नंबर, तो इंटर स्टेट सप्लाईज जो भी आपने की है हैविंग द सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग द जीएसटी अमाउंट। सो जीएसटी अमाउंट्स को छोड़कर जो भी आपकी टर्नओवर है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंटर स्टेट से रिलेटेड और टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, सारी टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। नाउ स्टार्ट विद इनकम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। सबसे पहले पार्टनर सैलरी टू ए वर्किंग पार्टनर। तो जैसा कि आपको पता है यदि आप पार्टनर्स हैं और वर्किंग पार्टनर की कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं तो जो आपको अमाउंट मिल रही है एज ए रेम्यूनरेशन वो आपकी सैलरी ट्रीट की जाएगी और वो जीएसटी के अंदर नहीं आती है, इसलिए वो इनकम यहाँ पर एग्रीगेट इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। सेकेंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए पार्टनरशिप फर्म। तो अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म्स की इनकम में से पोर्शन मिल रहा है तो क्या वो टैक्सेबल, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। तो यहाँ पर इस जजमेंट में बताया गया है कि दिस प्रॉफिट जो कि बांटा गया है इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ द इनकम ओनली, हेंस नो सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। Remuneration as an executive director, similar line, remuneration to paid to the executive director are in the nature of the salary, hence not to be included in the aggregate turnover. डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो आप देखेंगे शेयर्स को जो गुड्स और सर्विसेज दोनों की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया गया है एज शेयर्स इज ए पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज एंड गुड्स और सर्विसेज both doesn't involve securities. Hence dividend on income is just an application of the money and it's नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, तो सिमिलरली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ द मनी। आप सेल ऑफ शेयर किया है, आपने उस पर कैपिटल गेन आया है, देन इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपने सेल आउट कर दी एंड देयर आफ्टर आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स उसके ऊपर मिली है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जब आपने एलआईसी पॉलिसी खरीदी थी देन यू हैव पेड द प्रीमियम अमाउंट एंड दैट प्रीमियम अमाउंट इज टैक्सेबल, हेंस the maturity proceeds of the life insurance policies are not to be considered in the aggregate turnover and it's an just application of the money.
Now here comes income to be included. तो what types of incomes are included in the aggregate turnover? तो जैसा कि आपको पता है, यदि किसी पर्सन ने कोई डिपॉजिट किया है या लोन दिया है या एडवांस दिया है, ये तीन मेजर टर्म्स हैं, लोन, डिपॉजिट या एडवांस, और उसके रिलेशन में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो या फिर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में होने की वजह से भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है, क्योंकि हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाईज यहां पर आती है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम यहां पर लिखी गई हैं, जो कि लोन, एडवांस या डिपॉजिट से जनरेट हुई हैं, तो इसलिए वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएंगी और अकॉर्डिंगली एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। फिर भी हम देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं किस किस तरीके की इंटरेस्ट इनकम आपके यहाँ पर पार्ट बनेगी। इंटरेस्ट इनकम ऑन द पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, जो भी आपने फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट जो है इंक्लूड रहेगा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ पार्टनर्स वेरिएबल कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड अलोंग विद द डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो समटाइम्स देखा जाता है कि आपको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो एफडी के अमाउंट में ऐड अप होए जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका यहां पर इंक्लूड रहेगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डेबेंचर्स, तो अगर आपने कोई डेबेंचर्स खरीदे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पर इनकम का पार्ट रहेगा। इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन डेबेंचर्स, तो यहां पर अगर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है तो वो भी पार्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी यहां पर आपका इंक्लूड रहेगा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कोई भी इशू ले रखा है तो उसके ऊपर भी अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट रहेगा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड ऑन पीएफ अकाउंट, तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है देन ऑल्सो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का यहां पर पार्ट बनेगा। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ द पीएफ अकाउंट, तो जो आपको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल रिसीव्ड हुआ है ऑन क्लोजर ऑफ द पीएफ अकाउंट, वो भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का यहां पर पार्ट बनेगा। ये एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। इंटरेस्ट इनकम ऑन पीपीएफ, तो पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम मिली है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। और इंटरेस्ट इनकम ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यदि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिली है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, क्योंकि इसे सैलरी कंसीडर नहीं किया जाता। नाउ कम्स रेंटल इनकम ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो रेंटल इनकम ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल नेचर की सप्लाई है, अकॉर्डिंगली ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। नाउ विद रिगार्ड टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है, अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है देन वो टैक्सेबल सप्लाई है और एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। और यदि वो रेजिडेंशियल यूज के लिए दी जाती है इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन फिर भी वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।